हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उत्तराखंड पीसीएस मेंस को लेकर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे आंसर राइटिंग की। इतना मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी बार कर रखी है। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो GS1 को कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट नंबर 9 डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 10 और इसका संबंध है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से। तो आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें पॉइंट नंबर 10 ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये रहा वो फॉर्मेट जिसके बारे में भी आप भली भांति परिचित होंगे। तो इसी फॉर्मेट पर पेपर बनाया जाएगा। तो सीधे देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत ही दिखने में छोटा सा लग रहा है सिलेबस, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें आपको लगभग पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं वो। ठीक है, तो ये टॉपिक वैसे तो छोटा मोटा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने प्रीलिम्स वाले एग्जाम में इस पॉइंट को सही ढंग से पढ़ा है। ओके, जैसे आपने क्लाइमेट पढ़ा होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जलवायु क्या होती है वो पढ़ा होगा। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ा होगा आपने। इसी प्रकार से जल मंडल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किए गए हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ये एक वेल नोन टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसमें अधिक आपको दिक्कत होगी नहीं। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, उस पर चर्चा हो जाए। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वाला पार्ट है और ये विश्व भूगोल की बात हो रही है। ठीक है, इस टॉपिक की स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करी गई है। टोटल 56 पन्ने तो सिर्फ इसी पॉइंट पर कह सकते हैं कि समर्पित हैं पूरी तरीके से। ठीक है, इस लेक्चर के लास्ट में हम ये भी एक देखेंगे कि यूपी पीसीएस में यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया था। ओके, तो आइए एक एक करके पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी को थोड़ा सा डिवाइड कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप इसमें, क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम कहते हैं मौसम विज्ञान। इसकी बात हो रही है मौसम विज्ञान की। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा अभी बताता हूं आपको। दूसरा है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी कह सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। यानी कि एक तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, लिथोस्फेयर की, जिसमें अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सारी जो थ्योरीज हैं इनके संबंध में चर्चा की जा सकती है। तो स्थल मंडल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, इस वाले पार्ट को ज्योग्राफी के। तीसरा है आपका जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, इसमें आप पृथ्वी का समस्त जल मंडल कवर कर सकते हैं। और फिर बायोस्फीयर वाला पार्ट भी है जो एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हमको नजर आता है, यानी कि इकोसिस्टम या कह सकते हैं आप बायोस्फीयर वाला पार्ट। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। ये चार पार्ट मोटे तौर पर आप देखेंगे और ये अपने आप में काफी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं कि हमको क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है आपका, अगर मैं हिंदी में कहूँ इसको, मौसम विज्ञान वाला पार्ट आएगा। ठीक, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि अर्थ के वायुमंडल के बारे में चर्चा होगी। आप लोग बेफिक्र रहिए,
ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आपको बस रिवीजन करना है और आंसर लिखना है इसमें, ठीक है ना। वायुमंडल, वायुमंडल, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी जो विभिन्न जो परतें हैं उनके बारे में विवरण पूछा जा सकता है, 100 वर्ड्स में भी और 150 वर्ड में भी। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसका कंपोजिशन कितना है, यानी कि कंपोजिशन क्या है, सॉरी, कि वो किस चीज़ से मिलके बना है। एक तो आप इसमें ये पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इस पढ़ाई के दौरान कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, एक समान नहीं है, कह सकते हैं होमोजीनियस नहीं है, इसकी कई सारी क्या हैं, परतें हैं। ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में हमारे पास सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हमारे पास डायग्राम बनाने का स्कोप है। तो अगर आप अपने आंसर में डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम का क्या है इसमें स्कोप है, तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स पूरे पूरे आ सकते हैं ज्योग्राफी वाले किसी भी क्वेश्चन में, अगर वहाँ पर डायग्राम बनाने का अगर संभावना नज़र आ रही है तो इस वाले क्वेश्चन में आप अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं, लेयर्स दिखा सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर दिखा सकते हैं, समताप मंडल के बारे में कुछ भी बात पूछी जा सकती है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन लेयर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आप पढ़िएगा पूरा क्या एटमॉस्फेयर क्या होता है और उसका पूरा कंपोजिशन, पढ़ते हुए आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हमारे कंटेंट में इसको पूरी तरीके से कवर किया गया है और साथ ही आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही परिचित हैं। दूसरा पार्ट इसमें हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में कि विंड्स का, जो विंड सिस्टम है इसको भी आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि जो पवन प्रणाली है इसको हम मोटे तौर पे 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे, एक तो हो जाएगी आपकी सतही पवनें यानी कि सरफेस विंड, और एक क्या हो जाएगी एटमॉस्फेरिक विंड्स यानी कि वायुमंडलीय पवनें, ठीक है। एक तो क्या होगी सरफेस विंड और एक क्या हो जाएगी वायुमंडलीय। तो सतही पवनें कौन सी पवनें होती हैं, जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती हैं, और एटमॉस्फेरिक विंड वो होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ क्या बनाती है, एक सेल बनाती हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राई मैरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर, ट्राई मैरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई मैरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ द एयर। तो आपको पता चलेगा इसमें क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और ये भी 30 डिग्री लैटिट्यूड है, दोनों तरफ से सरफेस विंड्स आती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, फिर से नीचे की तरफ बैठती हैं, तो एक सेल का निर्माण करती हैं। तो इसको हेडली सेल कहा जाता है। यहाँ पर फेरल सेल बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, पोलर सेल बनता है। तो 3 सेल्स आपको दिखाई देंगे एयर के इस वाले पार्ट में। इसी को क्या कहा गया है, ट्राई मैरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ द एयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान देंगे इसका डायग्राम के साथ। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो पूरा पूरा विंड सिस्टम आप पढ़ेंगे। मॉनसून का मैकेनिज्म आप पढ़ के जा सकते हैं। मॉनसून का की जो प्रणाली है उसमें आपसे शब्द पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से उसका सर्कुलेशन है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, सरफेस विंड्स का ही। लेकिन ये एक सीजनल विंड है। क्या है ये, एक सीजनल विंड है, यानी कि एक मौसमी पवन है, ठीक है। इसी तरीके से कैटाबैटिक विंड, एनाबैटिक विंड, जैसे कि जब हम पहाड़ में ऊपर की तरफ जाते हैं, घाटी वाले इलाकों की बात हो रही है, दिन के समय में यहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है, घाटी वाले इलाकों में नीचे कम रहता है, तो विंड नीचे से ऊपर की तरफ ब्लो करती है, ठीक है, एनाबैटिक विंड। इसी तरीके से रात में जब टेम्परेचर तेजी से घटता है तो नीचे कौन सी पवन आती है, वही वाली पवन, उसको हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। तो 50 वर्ड्स में इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 50 वर्ड्स में।
तो एटमॉस्फेयर अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। विंड सिस्टम के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ पर? प्रेशर में, यानी कि प्रेशर बेल्ट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझे बिना प्रेशर बेल्ट समझ में नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं वायु दाब की पेटियां। वायु दाब की पेटियां हैं, जिसका डायग्राम आपने प्री में पढ़ने के दौरान देखा होगा कि किस प्रकार से कई सारी बेल्ट्स बनती हैं। तो उसको पहले पढ़ने से पहले हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दबाव से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, क्या कहेंगे इसको? वायु मंडलीय दबाव से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? यही समझते हैं कि ऊंचाई की तरफ जाने में वायुमंडल का जो दबाव है वो कम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पहाड़ में आप जा रहे हैं और यहाँ पर प्लेन्स में अगर आप हैं तो जो एयर कॉलम बनेगा ना, उसकी लेंथ लगातार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पहाड़ों के ऊपर। तो ये जो एयर कॉलम है जिसमें कई सारे एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, एयर हमारा जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारे एयर मॉलिक्यूल से मिलकर बने। जैसे ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक वेट अलग होगा, नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक वेट अलग होगा। तो ये सारे जो भी एटॉमिक वेट जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे रहेंगे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। कहाँ पर? प्लेन्स वाले इलाके में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसकी डेंसिटी लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। एंड टेम्परेचर फॉल्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एट एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो ये क्या है आपका? नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ह्रास दर कहते हैं इसको। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ने जैसा नहीं है। फिर एक और फिनोमिना काम करती है एटमॉस्फेयर में हमारे, और उसका नाम है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, यानी कि चक्रवात और प्रति चक्रवात। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात। यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपी पीसीएस के मेंस में कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेट साइक्लोन। क्या क्वेश्चन आया था? टेम्परेट साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन आया था। इसको कहते हैं शीतोष्ण, इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण चक्रवात। से आप क्या समझते हैं? 150 वर्ड्स में आया था, तो हो सकता है यहाँ भी, हो सकता है ये ना आए तो ट्रॉपिकल पूछ लेगा आपसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है और क्या उसके फीचर्स हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखते ही हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं, और हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन के सक्रिय होने की वजह से नॉर्थ इंडिया में कितनी बारिश भी हुई, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना है। काफ़ी से मेरा मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्या तात्पर्य है, उसकी प्रणाली के बारे में आपको लिखना होगा। 100 वर्ड या 150 वर्ड जैसा भी चाहें। 50-50 वर्ड में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, वो भी आप देख के जाएंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा, ट्रॉपिकल ओशियंस के पास, जहाँ कम से कम एनुअल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर ये चक्रवात डेवलप होता है। और अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो ये वहाँ पर डेवलप होता है जहाँ पर 2 एयर मासेस आपस में कन्वर्ज करते हैं। और यहाँ पर आपको 6 डायग्राम दिखाई देंगे। एक लेक्चर में मैंने ये सारे डायग्राम्स आपको बताए भी थे कि किस तरीके से स्टेजेस होती है टेम्परेट साइक्लोन के बनने की। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में। ओके, अब और भी कई सारी फिनोमिनाज हैं एटमॉस्फेरिक वाले पार्ट से रिलेटेड, जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, है ना, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार बताइए। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने के लिए शॉर्ट नोट में आ सकती है। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, है ना। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से एयर बिना जल में परिवर्तित हुए सीधे क्या बन जाती है? सॉलिड, यानी कि स्नोफॉल इसका परम उदाहरण है। इसी तरीके से कपूर का जल जाना, बिना लिक्विड में टर्न हुए सीधे गैस बन जाना। तो ये भी एक फिनोमिना है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है।
राइट अ शॉर्ट नोट ओवर ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वत वर्षण किसे कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षण किसे कहते हैं? टाइप्स ऑफ रेनफॉल में कोई टफ नहीं है ये, आप पढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है और एक आध आंसर लिखने की भी। इसके बाद आता है क्लाइमेट जोन। एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में क्या आता है? क्लाइमेट जोन, यानी कि हमारा जो विश्व का नक्शा है उसमें सभी जगह एक समान जलवायु नहीं पाई जाती। तो हो सकता है अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ओवर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एज सजेस्टेड बाय द कोप्पन। कोप्पन का जो विवरण है विश्व जलवायु का, हो सकता है 150 वर्ड्स में पूछा जाए, तो एक बार इस पे भी नज़र मार लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एक तो ये सारा मैटर हमारे कंटेंट में अवेलेबल है, दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने इन चीज़ों के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर वाला पार्ट पूरा होता है। उसके बाद हम पहुंचेंगे कहां पर? लिथोस्फेयर में, यानी कि स्थल मंडल में। स्थल मंडल में आप देखेंगे कई सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि अर्थ क्रस्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा, ये भी आपने पढ़ रखा है प्री की तैयारी के दौरान। इसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ द लैंडफॉर्म, ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि जो वो होती है ना भू आकृति, उसके बारे में पढ़ेंगे आप थोड़ा। टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लैंड, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। यहाँ पर आपको कई सारी थ्योरीज नजर आएंगी, जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि है पहली थ्योरी जो दी थी किसने? एल ग्रीन ने, टेट्राहेड्रन थ्योरी। कौन सी दी थी? टेट्राहेड्रन थ्योरी, यानी कि चतुष्फलक सिद्धांत। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरीज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करती हैं, जो भी भू आकृति हमको सरफेस पर दिखाई दे रही है अर्थ के, वो कैसे बने थे। इसी दौरान आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट किसका? अर्थक्वेक का और वॉल्केनो का, यानी कि किसका? भूकंप का और ज्वालामुखी का। हो सकता है क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में जितनी भी हमारे वो हैं ज्वालामुखी, उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, डायग्राम बना के वो भी समझाया जा सकता है। तो ये सारी थ्योरीज, खासतौर पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती है इसकी वजह से हम आज की डेट में अर्थ के सरफेस पर कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को हमको दिखाई देते हैं। तो देखिए, अगर मैं लैंडफॉर्म की बात करूं तो लैंडफॉर्म के नाम क्या होने चाहिए? देखिए, क्या ओशियन यानी कि महासागर एग्जाम्पल है लैंडफॉर्म का? तो इसका जवाब है हाँ। कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट लैंडफॉर्म का उदाहरण है, बिल्कुल है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर ये आकृति बनी होगी, इनका वितरण हुआ होगा। फिर अगर मैं माउंटेन बिल्डिंग की बात करूं, माउंटेन ये एक सेकंड फॉर्म ऑफ लैंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्डर हो जाएगा किसका? लैंडफॉर्म का। तो कई प्रकार के माउंटेन हैं जो टेक्टोनिक थ्योरी हमको बताती है कि किस प्रकार से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई होगी, किस प्रकार से एपेलेचियन माउंटेन क्रिएट हुए होंगे, किस प्रकार से अरावलीज जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है वो क्रिएट हुआ होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लेट्यूज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म एंड वन ऑफ द स्टेबल लैंडफॉर्म ऑल्सो।
पठार जो है वो सबसे स्थिर भू आकृति मानी जाती है। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू कैन से दैट प्लेट्यू इज द मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म, कि कैसे पठार एक सबसे स्थिर भूभाग है, तो व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, आपको नहीं लग रही काफी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लेक्स, rivers are also responsible for making various form of landform. Glaciers are also responsible for the landform making. आइए देखते हैं कैसे। V shape valley, U shape valley, ये तो बना रही है रिवर, ये बना रहा है कौन? ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ के जाइएगा प्लीज। कुछ भी आ सकता है। डेल्टा फॉर्मेशन, टाइप ऑफ डेल्टा, बर्ड पुल डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड द एस्चुरी, व्हाई द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स डेल्टा एंड व्हाई द वेस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स एस्चुरी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपको जब आप इस टॉपिक्स के थ्रू जाएंगे तो देखने को मिलेंगी, और ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले ही, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तो रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका जो सेकंड पार्ट है लिथोस्फेयर वाला वो। फिर हम बात करें अगर हाइड्रोस्फेयर की, यानी कि जल मंडल की, इसकी बात करें हाइड्रोस्फेयर की यानी कि जल मंडल की, तो भी उसमें आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि 95% जो है वाटर वो किस में अवेलेबल है? महासागरों में और सागरों में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल महासागर का ही है। महासागर में पाए जाने वाले मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ओशियंस आर द स्टोर हाउस ऑफ व्हाट? मिनरल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि महासागर भंडार है किस चीज का? कई सारे कह सकते हैं कि उसका खनिजों का क्या है? भंडार है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओशन करंट बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ओशन करंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जलधाराएं। तो एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से निकालूं कि क्या क्रिएट किया जा सकता है, वो ये है कि हाउ ओशन करंट प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड, कि किस प्रकार जलधाराएं विश्व की जलवायु को प्रभावित करती हैं, यानी कि कैसे ओशन करंट क्या कर रहा है? विश्व की जलवायु को मॉडिफाई कर रहा है। किसको? विश्व की जलवायु को। एक्सप्लेन करिए डिटेल में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो ओशियंस स्टोर हाउस है किसका? मिनरल्स का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी में तो और भी खतरनाक क्वेश्चन आया है इसमें कि व्हाई वेरियस नेशंस कंसंट्रेटिंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, क्योंकि वहाँ जो महासागर स्थित है आर्कटिक सर्किल में, वो काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद हैं? मिनरल्स मौजूद हैं। इस वजह से यूपीएससी इस प्रकार के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उसको जोड़ के बनाता है करंट इवेंट से। तो ये तो 3 टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमें पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा मिनरल्स डिपॉजिट्स अराउंड द वर्ल्ड, मिनरल डिपॉजिट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये भी आपको पढ़ना होगा। मिनरल डिपॉजिट का जो वितरण है वो भी एक समान नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर जो पेट्रोलियम से रिलेटेड मिनरल्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंडिया जैसी जगहों पर उसकी काफ़ी कमी पाई जाती है। इन वजहों से भारत को कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है ये इंपोर्ट करवाना पड़ता है ना। तो खनिज की जो संपदा है ये एक समान वितरित नहीं है। इन्हीं वजहों से क्या तय होता होगा? विश्व का व्यापार, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इसी वजह से एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि क्या इसकी वजह क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? मिनरल्स एंड वेरियस थिंग्स, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको आप पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसके लिए आप PYQ देखिएगा।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछले साल यूपीपीसीएस में यहाँ से टेम्परेट साइक्लोन के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आया था। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हो सकता है कि ओशन करंट से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये रही छोटी सी चर्चा टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 10 में GS1 के। और डिटेल अगर इसको डिटेल फॉर्मेशन चाहिए, इसका PDF चाहिए आपको, तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नंबर्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन यू विल गेट द एंटायर PDF इन बोथ मीडियम्स, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों मीडियम में। जिसका जो माध्यम है वो परचेज कर सकता है। काफ़ी सस्ते में है और काफ़ी फायदेमंद। एग्जाम में बैठने से पहले अगर आपने इस मटेरियल को सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया है तो यकीन मान के चलिए कि आपकी एग्जाम मेंस एग्जाम को पास करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आंसर्स लिखिएगा, चेक कराइएगा, फीडबैक आपको मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। थैंक यू।